लोकसभा की कार्यवाही इस वक्त आपको दिखाते हैं। गया विवरण हमें 15 मार्च 2025 की सुबह 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली से जली हुई नकदी, धन, मलबे को हटाने के संबंध में साक्ष्य की भी जानकारी है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सामान्य प्रावधान और विशेष रूप से उसकी धारा 3 के प्रावधानों का अध्ययन किया है और हमें उनके बारे में परिचित कराया गया है। हमने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1969 के प्रावधानों का भी अध्ययन किया है। हमें उनके बारे में भी परिचित कराया गया है। हमने सी रविचंद्र अय्यर बनाम न्यायमूर्ति A.M. भट्टाचार्य एवं अन्य 1995 5 SCC 457 केस में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानूनों के साथ साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स बनाम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मामले में दिए गए फैसलों से भी खुद को परिचित कर लिया है। 2015 4 SCC 91 और ये कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एक्स सुप्रभा के मामले में उक्त निर्णय को सामान्यता और विशेष रूप से पैरा 33 को पढ़ने पर ये स्पष्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के विरुद्ध शिकायत को गंभीर प्रकृति का पाया और उक्त निर्णय के पैरा 33 के तहत परिकल्पित इन हाउस प्रक्रिया का पालन किया। यह भी स्पष्ट है कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने इस गंभीर एवं चौंकाने वाले घटना और तथ्यों पर विचार करने के बाद और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की प्रतिक्रिया तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए ये राय बनाई कि इस विषय पर गहन जांच आवश्यक है। इसलिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में निर्णय के पैरा 33(3) में परिकल्पना के अनुसार एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। हमें यह भी याद है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने समिति की रिपोर्ट भारत के महामहिम राष्ट्रपति और भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भेजी है। ये स्पष्ट है कि भारत के माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस सुप्रा के मामले में फैसले के पैरा 33(7) के प्रावधानों के अनुसार कार्य किया है, जो स्पष्ट रूप से भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की राय को दर्शाता है कि पैरा 33(3) के तहत गठित समिति की रिपोर्ट में पाए गए आरोप इस प्रकृति के हैं कि उक्त न्यायाधीश को हटाने की कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है। उपयुक्त तथ्यों के अवलोकन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों, न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से ये भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत
हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं और संसद को इस विषय पर एक स्वर में बोलना चाहिए और देश के प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस के अपने संकल्प के बारे में एक स्पष्ट संदेश भेजना चाहिए। अतः हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री BV आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों की कई विषयों पर स्थगन सूचना प्राप्त हुई है। मैंने किसी स्थगन सूचना की आज अनुमति प्रदान नहीं की। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री जितिन प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Pankaj Chaudhary, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 3 in the revised list of business for today. Thank you. आइटम नंबर 4 श्री रामदास अठावले। साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गए हैं। अदिति, ये जस्टिस वर्मा कैश कांड मामले को लेकर कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है अब वो शुरू हो चुकी है और स्पीकर ने क्लियर कर दी है 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करके। बिल्कुल, ये एक प्रोसीजर के तहत होता है। जब सिग्नेचर हुए थे लोकसभा में सभी 150 सांसदों के आसपास लगभग, उसके बाद कमेटी का ही गठन होना था। जस्टिस वर्मा मामले में जो जांच कमेटी का ऐलान कर दिया है, 3 सदस्यीय जांच कमेटी होगी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसका ऐलान किया है। कमेटी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के एक जज शामिल होंगे, ये स्पीकर ने कहा है। कमेटी में कानूनी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे, ये भी कहना है। अब आपको बता दें कि ये 3 सदस्य कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद फर्दर होगा। तो आप देखिए, जब इसकी एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जब लोकसभा के जो सांसद हैं जब महाभियोग लेकर आते हैं तो उसके बाद 3 महीने का पूरा समय लगता है और उस 3 महीने के समय में कमेटी की भी रिपोर्ट आती है और उसके बाद फिर जो फाइनल फैसला होता है वो लिया जाता है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब किस तरीके से
ये कमेटी बिठाई गई है, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक स्पेशलिस्ट आदमी इसमें होंगे। और उसके बाद जब इसकी रिपोर्ट आएगी तब तक 3 महीने का समय पूरा होगा, निकल जाएगा और उसके बाद इसमें बड़ा फैसला लिया जाएगा। अदिति, अगर हम यहाँ पर देखिए, इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर हमारे से जुड़ी हुई थी जिन्होंने ये बताया कुल मिलाकर कि लगभग हम ये कह सकते हैं जो अगला पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि सभी के मन में ये क्वेश्चन जरूर है कि अब आगे का प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, कितनी लंबी ये पूरी प्रक्रिया रहेगी या फिर कितनी जटिल होती है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि लगभग 3 महीने का वक्त इसमें जरूर लगेगा। कुल मिलाकर स्पीकर ने 3 सदस्यीय कमेटी का हाल ही में फिलहाल गठन किया है और साथ ही यहां पर देखिए लोकसभा स्पीकर की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया कि मुझे रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सदस्य के हस्ताक्षर से यह प्रस्ताव मिला है। इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए समावेदन मिला है। स्पीकर ने जस्टिस वर्मा पर लगे कदाचार के आरोप का भी जिक्र किया और 3 सदस्यीय कमेटी के गठन का ऐलान फिलहाल यहां पर कर दिया गया है। अब जो अगली कार्यवाही है वो फिलहाल शुरू हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग का ये पूरा प्रोसेस है जो शुरू हो चुका है। ये पूरे केस की टाइमलाइन किस तरह की रही है वो भी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो आपको ये बताएं कि हाल ही में देखिए स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वीबी आचार्य वरिष्ठ की 3 सदस्यीय कमेटी का ये गठन किया है और यहां पर उनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ये प्रस्ताव नियमों के अनुरूप मिला है, जिसके बाद मैंने ये कमेटी गठित की है। तो उनकी तरफ से इन बातों का यहां पर जिक्र किया गया है। ये पूरा मामला किस तरह का अभी तक रहा है, क्या क्या इसमें अपडेट्स है, वो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कुल मिलाकर आज आपने देखा कि 17वां दिन है, सत्र का चौथा हफ्ता है और इस बीच जस्टिस वर्मा कैश कांड को लेकर अपडेट ये है कि अब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए। और इसीलिए यहां पर देखिए आपको बताएं कि एक कमेटी का गठन किया गया है, 3 सदस्यीय कमेटी है जिसका गठन यहां पर किया गया। एक बार फिर से पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, 146 सांसदों के हस्ताक्षर हैं और उनके साथ ही ये महाभियोग प्रस्ताव आया है। अगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये संख्या और समर्थन राजनीतिक रूप से क्या इशारा करता हुआ, इंडिकेशन देता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसको लेकर ये बहुत एक करप्शन का गंभीर मसला है जो सरकार जिसको लेकर काफी ज्यादा इसमें चिंतित मुद्रा में है। देखिए, जस्टिस वर्मा के जो महाभियोग का मसला था, सरकार ने उसमें लीड ली और सरकार ने लीड लेते हुए जो 146 सांसदों के सिग्नेचर हुए, जिसमें विपक्ष के भी सांसद हैं, खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव आया। प्रस्ताव पर कमेटी का, जैसे प्रस्ताव ये आया है, जैसा अगर हम अपने दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं, प्रस्ताव ये है कि 146 सांसद जो हैं, जो कि चुनकर आते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो ये नोट, जले हुए नोट मिले हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में करप्शन का मामला दिख रहा है, उस मसले में जस्टिस वर्मा को हटाया जाए, वो अब प्रैक्टिस ना कर सकें। तो अब ये तो आया है और अक्सर आपने देखा होगा कि वक्फ की कमेटी, हालांकि ये कंपैरिजन बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा, पर अक्सर जैसे वक्फ की कमेटी बनी, फिर कमेटी पे जेपीसी की वक्फ पर बिल आया सरकार का, तो जेपीसी की कमेटी बनी, उसमें तमाम सदस्य थे, उन्होंने अपनी बात कही, उसमें कुछ बदलाव हुए और उसके बाद फिर बिल में बदलाव करके पारित किया गया। ठीक, अब उस लिहाज से आप ये समझिए कि जब लोकसभा में 146 सांसद महाभियोग लेकर आए तो उस पर अब कमेटी का लोकसभा स्पीकर ने गठन किया। अब ये 46 सांसदों के जो भी ऑब्जर्वेशंस थे या जो भी उनकी बात थी या जो वो चाहते हैं, उस पर कमेटी फैसला लेगी, उस पे सारे तथ्य होंगे, एक्सपर्ट जो उसमें एक सदस्य हैं उनसे बात होगी, सुप्रीम कोर्ट के जज इसमें इन्वॉल्व हैं, वो बताएंगे कि ऐसे केस में क्या क्या हो सकता है, हाई कोर्ट के जज अपनी बात रखेंगे और फिर उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगी वो लोकसभा स्पीकर को सौंपी जाएगी और फिर इस पे आगे का फैसला किया जाएगा। तो दीदी, 3 महीने का वक्त लगेगा इस फाइनल रिपोर्ट में? जाहिर तौर पे देखिए, जब लोकसभा के जो सांसदों ने सिग्नेचर किया था जिस दिन, उस दिन हमने एक्सपर्ट से और लोकसभा के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उससे बातचीत की थी कि ऐसे में क्या होता है, तो तब भी पूरा 3 महीने का टेन्योर दिया जाता है, झटपट ये नहीं हो सकता, महाभियोग आता है। तो ऐसे में अब 3 महीने का लगभग समय लगेगा, उस बीच में रिपोर्ट आएगी और फिर फाइनल फैसला होगा। तो अब ये मान सकते हैं कि जो अगला सत्र होगा उस सत्र में इस महाभियोग पे फैसला लिया जा सकता है। जी ठीक है अदिति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।